नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नज़र। राम मंदिर चंदा चोरी में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से वाबस्ता अफराद और आरएसएस सरबराह से पूछताछ की जाए, कांग्रेस का मुतालिबा। बाबा बद्रीनाथ मंदिर में भी घोटाले का लगाया इल्जाम। जो राम मंदिर में शफाफियत नहीं ला पाए वो वक्फ बोर्ड में कैसे लाएंगे? उलमा का बीजेपी से सवाल। कहा औकाफी जायदादों को हड़प करने के लिए बनाया गया है नया कानून। विकास धंस गया और बड़ा गड्ढा हो गया। आगरा में सड़क धंसने पर कांग्रेस का तंज। कहा बदतरीन करप्शन में मुलविस है बीजेपी। महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में बारिश की तबाहकारियां। 13 रियासतों में सैलाब का खतरा। रेड अलर्ट जारी। अब खबरों की तफसील। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बीजेपी हुकूमत को शर्मसारी का सामना करना पड़ा है और इस सिलसिले में अपोजिशन जमातें बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाती जा रही हैं। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की मुबैना चोरी, ज़मीन की खरीद और तामीराती अखराजात में मुबैना बेज़ाब्तगियों का मामला उठाते हुए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से वाबस्ता अफराद और आरएसएस के सरबराह से सख्त पूछताछ का मुतालबा किया है। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले में सिर्फ निचले दर्जे के मुलाजिमीन को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि असल जिम्मेदारों को बचाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी रहनुमा सुरिंदर राजपूत ने कहा कि इस मुबैना घोटाले के सिलसिले में कई ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब अब तक नहीं दिए गए। उनका कहना था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ केशतर ट्रस्ट के आदादुशुमार के मुताबिक कुंभ के दौरान तकरीबन 16 करोड़ अकीदतमंद अयोध्या पहुँचे, लेकिन इस अरसे में सिर्फ 84 करोड़ रुपये चंदे की मद में जमा होने का दावा किया गया। आप सब साथी जान ही रहे हैं कि आज की डेट में मुद्दा जो है चढ़ावा चोरी का चल रहा है। ये लोग पहले निर्माण की चोरी किए, चंदे की चोरी किए, जमीन की चोरी किए, सब क्षम्य था एक बार को इन लोगों के लिए। कानून तो नहीं क्षमा करता, लेकिन भक्त लोग कभी कभी। लेकिन जब चढ़ावे में अगर आप चोरी करते हैं, किसी भी चढ़ावे में, तो सनातन धर्म कहता है कि जो लोग चढ़ावे में चोरी करते हैं 60,000 साल तक मल के कीड़े बनते हैं। 60,000 साल तक मल के कीड़े, 60,000 साल तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सनातन धर्म कहता है। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि वो इस चढ़ावे चोरी में भागीदारी रखती है और या फिर हिस्सेदारी रखती है, क्योंकि भागीदारी और हिस्सेदारी के स्पष्ट प्रमाण हैं। एक प्रमाण नहीं है, स्पष्ट प्रमाण है। 1, 2, 4 प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूं, बाकी सब आपके सामने है ही हैं। पहला प्रमाण कि आखिर किस मजबूरी में या किस भागीदारी के लिए या हिस्सेदारी के लिए इन्होंने ट्रस्ट को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा। कोई आदमी ट्रस्ट की आरटीआई नहीं लगा सकता, आरटीआई के दायरे से बाहर है। वो कहते हैं साहब प्राइवेट है। मैं कहता हूं कि जिस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सरकार का 1 रुपया जो है दे करके ट्रस्ट बनाया हुआ, उसमें अगर आरटीआई नहीं हो सकती तो आरटीआई किस में होगी? फिर आरटीआई से बाहर रखा। उसके बाद आप आइए कि ट्रस्ट धार्मिक है, ट्रस्ट राजनीतिक तो है नहीं। उस ट्रस्ट में भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त लेफ्टिनेंट्स को क्यों रखा? नृपेंद्र मिश्रा जी पीएमओ के, चंपत राय जी आरएसएस के, या सारे के गोविंद देव जो है कोषाध्यक्ष हैं, वो कहते हैं संत है, नहीं, वो आरएसएस का वर्कर है, त्रिवर्षीय किए हुए हैं, वो आरएसएस के वर्कर हैं सारे के सारे। ये ट्रस्ट अगर धार्मिक होता तो हमारे चारों शंकराचार्य जी होते, पांचों रामानुजाचार्य जी होते,
13 अखाड़ों में से जितने अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के हैं वो सारे के सारे अखाड़े होते और बाहर के बड़े बड़े पूज्य संत लोग होते। लेकिन इस ट्रस्ट में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग, यानी एक विचारधारा के लोग। तो संघी लोग या तो लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, भागीदार हैं या हिस्सेदार हैं, ये सरकार को बताना पड़ेगा और ये प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। दूसरी तरफ बाबा बद्रीनाथ मंदिर में भी घोटाले की खबरें मंजरेआम पर आई हैं और कांग्रेस ने इस पर भी शदीद तनकीद की है। इधर सी वेणुगोपाल और कुमारी सैलजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंकशाफ किया है कि राम मंदिर के बाद अब उत्तराखंड की बाबा बद्रीनाथ के मंदिर में भी चंदा चोरी और घोटाले के इंकशाफात हुए हैं। उनका कहना क्या था कि मंदिर से सोना चोरी कर लिया गया है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। आज यहाँ पर जिस तरह का मिसरूल चल रहा है और ये जो डबल इंजन सरकार के दावे इन्होंने बार बार किए हैं, हम उत्तराखंड को देखें, हम उत्तर प्रदेश को देखें, अभी बहुत बड़ा मुद्दा जो वेणुगोपाल जी ने आपके सामने रखा, अयोध्या राम मंदिर का। इन्होंने कितने साल से 90-91 से राम मंदिर के नाम पर राजनीति करते आए हैं। पहले कमर्शियल बना दिया और अब तो लुटेरे हो गए हैं ये। भगवान राम जी के नाम पर जो लोगों की आस्था रही है, उस आस्था की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने। ऐसे इनके नाक के नीचे, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, ट्रस्ट बनाया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा और आज प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? कब चुप्पी अपनी खोलेंगे इसके बारे में? उत्तर प्रदेश, इनकी सरकार कैसे वहां पर करोड़ों रुपया, जिसका अंदाजा भी नहीं है, गिनती नहीं ढंग से, और फिर उसमें बैंक भी सम्मिलित है, SBI भी सम्मिलित है। तो ये तो बहुत बड़ी इंक्वायरी, जैसा वेणुगोपाल जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट जज की देखरेख में जब तक ये इंक्वायरी नहीं होगी, ना CBI पर विश्वास, SIT तो चीज ही क्या है वहां पर यूपी में, किसी का भी विश्वास है? अगर आपसे अलग मैं बात करूंगी आप भी विश्वास नहीं करेंगे। साथ में अगर मैं जोड़ूं और आप उस बात को और भी भली भांति समझते हैं, बद्रीनाथ मंदिर से, बाबा बद्रीनाथ जी के यहाँ से जो सोना चोरी हुआ, डबल इंजन हर जगह डबल इंजन चल रहा है। कहाँ गया वो सोना? इनके भव्य मंदिर देखो ना, पार्टी के मंदिर, पार्टी के भाजपा के RSS के ऑफिसेस, पैसा कहाँ से आया? क्या उसका कोई रिकॉर्ड है? ना इनका रिकॉर्ड है ना उनका रिकॉर्ड है। कहाँ गया पैसा? कहाँ लोगों ने अपने घरों से, महिलाओं ने अपने आभूषण तक, लोगों ने जो मंदिर में जाता है, आप सब जानते हैं, हम जब भी मंदिर में जाते हैं आस्था से जाते हैं। और मुल्क भर में चंदा चोरी, वोट चोरी और मैंडेट चोरी की सदाएं बुलंद हो रही हैं और अपोजिशन कायदीन बीजेपी के साथ साथ बीजेपी की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं। TMC के MP कीर्ति आज़ाद ने बीजेपी और RSS को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी और RSS हर मामले में धांधली करते हैं। उनका कहना था कि वोट चोरी का मामला हो, MLA MP खरीदने का मामला हो या फिर मंदिरों में चंदा चोरी का मामला, RSS और बीजेपी का काम है, घोटाले करना है और इनका काम बन जाता है। वैसे भी उनका कहना था कि चंदा चोरी तो सिर्फ मामूली बात है। अयोध्या में उन्होंने बड़े पैमाने पर ज़मीन का भी घोटाला किया है। ये दो ही तरीका है। एक तो ये है जब ये लोग पहले पक्का कर लिया बीजेपी से कि हमको वापस सीट देगा तो हम रिज़ाइन करेगा। बीजेपी के पास अपना आदमी तो है नहीं, तो बाहर से लेता है। लोकसभा में 100 ऐसा MP है इसका जो अपना नहीं है, जो बाहर से आया हुआ है वो लोग है। दूसरा ED है, CBI है, उससे डराता है और पैसा देता है, उसके बाद कहता है पैसा भी ले लो। तो ये दो तरीका है इसका लेने का। तो हमको कोई आश्चर्य नहीं होता, इसमें से लोग हैं, सत्ता में रहे हैं, सत्ता का भूख है, लोभ है, इसलिए भी आ जाते हैं। तो ये तीनों जाने वाले थे, तो शुरू से मालूम था जब रिजाइन किया था। तो राम मंदिर क्यों नहीं सीधा इसके ऊपर
इंक्वायरी हो रहा है, स्टेट एसआईटी बनाया है इसके ऊपर। ऐसा क्यों है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो तुरंत लेकर के इस पर जांच करना चाहिए। इसमें तो हजारों करोड़ का गड़बड़ी है, जमीन खरीद का घोटाला है, इसमें बहुत सारे आभूषण का पता नहीं, जो लिस्ट इन्होंने बनाया है उसमें है ही नहीं। क्या केवल 2800 आभूषण आए थे जिसकी लिस्ट इन्होंने बनाई है? उसके अलावा कहां है? तो बहुत सारी चीजें हैं। ये चोरी आज से नहीं चल रहा है, 2021 से चल रहा है। शुरू में 1400 करोड़ रुपया बिल्डिंग बनाने के लिए आया था, राम मंदिर बनाने के लिए आया था, उसका मालूम नहीं कहां है। तो टोटल चोरी है। तो ये ट्रस्ट तो बेकार है, इसको भंग हो जाना चाहिए। और यहां पर एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंतर्गत एसआईटी होना चाहिए, जिससे कि जमीन घोटाले से लेके पैसा जो बाहर से आया बनाने के लिए, उन सबों के ऊपर जांच होनी चाहिए। आरएसएस ने तो पूरा घोटाला किया है। आरएसएस को ये लोग वेटिकन बनाना चाहते थे। इन्होंने, आरएसएस ने खूब जमीन वहां पर लिया हुआ है, खूब बिल्डिंग बनाया हुआ है। वो सब पैसा कहां से आया है? साथ में राम मंदिर के आसपास तो जमीन लिया नहीं, राम मंदिर से 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर जमीन लिया है। 100-100 करोड़ का जमीन लिया है जिसका दाम 10 करोड़ भी नहीं है, और उस पर कर कुछ नहीं रहा है। सिर्फ मवेशी का जो जानवर होता है उसका चारा उगा रहा है, और जो इन लोगों का दूध दही का सेवन करता है ये लोग, जहां जहां पर आरएसएस का गेस्ट हाउस है उसमें इस्तेमाल करता है, वहां तो बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो चंदा चोरी तो बहुत कम है, इसके अलावा तो जमीन का घोटाला इतना बढ़ करके है। और 2021 से बोल रहा था, एक मनमोहन था, वो बोल रहा था कि चोरी हो रहा है। और ये जो टीनू यादव को यादव नाम दिखा रहा है, ये तो 1988 में ये तो स्वयंसेवक था आरएसएस का, फिर 92 में ये वीएचपी में चला गया। तो ये लोग तो शुरू से घोटाला कर रहा है, घोटाले के कारण से ही जीवित है आरएसएस। बीजेपी की ज़र इख्तियार रियासतों के वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम को भी रुकन के तौर पर मुंतखब किया जा रहा है, जिसके बारे में उलमा में काफ़ी तशवीश पाई जाती है और उलमा बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इमाम काउंसिल के रहनुमा मौलाना साजिद रशीदी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के मामले पर तबसरा करते हुए बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जो राम मंदिर में शफाफियत नहीं ला पाए, वो वक्फ बोर्ड में कैसे शफाफियत लाएंगे। उनका ये भी कहना था कि महज वक्फ जायदादों को हड़पने के लिए ये नया कानून लाया गया है और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, और ये एक ख़तरनाक रुझान है। देखिए, इस सवाल का आधा हिस्सा उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पिछली सरकारों ने वक्फ को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस और समाजवादी के टाइम में ऐसे आदमी को चेयरमैन बनाया जाता था जो पिछले 20 साल से 30 साल से पार्टी की दरियां बिछा रहा है और उसे कुछ नहीं मिला, उसे उठा के चेयरमैन बना दिया वक्फ बोर्ड का। और उसने 20 साल जो खर्च किया था पार्टी के ऊपर वक्फ संपत्तियों से अपना, उससे 10 गुना निकाल लिया। तो ये लूट मची है। दिल्ली के अंदर 250 प्रॉपर्टी ऐसी है, 250 प्रॉपर्टी, और वो बिगो में है। मेरे पास लिस्ट है, कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। वो बिगो में है, 11 बीघे, 17 बीघे, 5 बीघे, 7 बीघे, इस तरह है। अगर उसका सिर्फ किराया मुसलमानों को मिल जाए तो दिल्ली में एक भी मुसलमान गरीब ना बचे। और वो सारी संपत्तियां सरकार उसकी एजेंसियों के पास है, केंद्र सरकार उसकी एजेंसी, दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसी, सारी उनके पास है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लूट आम आदमी ने नहीं मचाई वक्त में। आम आदमी ने तो ज्यादा से ज्यादा कितना किया, अगर एक प्रॉपर्टी उसके पास है तो उसका किराया नहीं दिया, 2 साल का किराया खा गया। लेकिन प्रावधान ये था कि जब चाहे उसको खाली करा लेते थे। और 95 वक्फ एक्ट में तो बाकायदा सीईओ को इतना पावर दे दिया गया था कि वो एसडीएम के थ्रू खाली करा ले। तो ये सब कुछ तो था। दूसरी बात, ये जो पारदर्शिता वाली बात है, ये हजम नहीं होती। इसलिए हजम नहीं होती, राम मंदिर बना, एसआईटी बनी, वो सॉरी ट्रस्ट बना, कहां पारदर्शिता है? 70 बार इतने सारे कैमरे होने के बावजूद 70 बार चोरी, और चोरी का माल बाग में बैठकर बंटवारा। ये किसने नहीं देखा? ये सब ने देखा है। और राम मंदिर की लूट सामने आने के बावजूद कई सारे मंदिरों से आवाज उठना शुरू हो गई।
साउथ के जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें भी। अब ये क्या कर रहे हैं कि साहब दरगाह में भी होता है, मस्जिद में भी होता है। मस्जिद में तो भाई साहब इतना आता ही नहीं, बिल पेंडिंग है, बिजली के बिल नहीं दे पा रही है मस्जिद, ऐसे ऐसे मामलात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो अपने मंदिर में भगवान के घर में जो चोरी कर गए, वो हमारे यहाँ वक्त में पारदर्शिता लाएंगे? कैसे लाएंगे? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं उस चीज को। तो ये जो पारदर्शिता वाला मैटर है, ये बिल्कुल झूठा नैरेटिव है, झूठा एंगल है। मुसलमान चूंकि हिंदू सरकार को शायद वो प्रॉपर्टी न दे, इसलिए मुसलमान हिंदुओं को उसमें घुसाया जा रहा है, ताकि वो दो रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने असर और रसूख से उस जगह को सरकारों को सौंपना शुरू कर देंगे। तो इसलिए, और ये मुसलमानों का मजहबी मामला है, ये सियासी मामला नहीं है, क्योंकि वक्फ जो करता है आदमी वो अल्लाह के लिए करता है। मुल्क भर की दलित तंजीमें इस बात का दावा कर रही हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है, उनके साथ जानिबदारी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि सरकारी सतह के साथ साथ निजी सतह पर भी उन्हें सताया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, यहाँ तक कि उन पर हमले भी किए जा रहे हैं। चुनांचे उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुजाहिरीन पर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अविनाश पांडे की जानिब से मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने के मामले पर सियासी हंगामा तेज़ हो गया है। अपोजिशन पार्टियों ने पुलिस की कार्रवाई पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इस तनाज़े पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज राजिंदर पाल गौतम ने भी सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए एसएसपी अविनाश पांडे को गुंडा करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि उनके अंदर दलितों के खिलाफ नफरत भरी हुई है, इसीलिए उन्होंने मुजाहिरीन पर थप्पड़ बरसाए। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल से गुफ्तगू करते हुए राजिंदर पाल गौतम ने एसएसपी अविनाश पांडे के रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो एसपी नहीं, गुंडा हैं, दलित मुखालिफ हैं, मुस्लिम मुखालिफ हैं और आयन मुखालिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रवि गौतम दलित है, इसीलिए वो उसे थप्पड़ मार रहे हैं। तेलंगाना की पड़ोसी रियासत तमिलनाडु में ऐसा लगता है कि कोरोना का खौफ लोगों में बढ़ता ही जा रहा है। बताया जाता है कि वहाँ कई अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में चंद दिनों के अंदर 2 अफराद की कोविड से मौत हो गई है, जबकि मज़ीद 4 अफराद वायरस से मुतासिर बताए गए हैं। उसके बाद मुकामी महकमे सेहत ने इलाके में निगरानी सख्त कर दी है। पॉजिटिव पाए गए 4 अफराद में से 3 घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि चौथे शख्स में हल्की अलामात पाई गई हैं, इसीलिए उसे कड़पा के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश में कोविड से आखिरी मौत 4 साल कबल हुई थी। अब यहाँ कोविड से हुई ताज़ा अमवात ने लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। बारिश के बारे में कहा जाता है कि वो कई हुकूमतों की जो दावे होते हैं उनकी खलई खोल के रख देती है, क्योंकि बारिश होते ही सड़कों का जो हाल होता है वो न सिर्फ आवाम के लिए बल्कि हुकूमतों के लिए भी परेशानी का बायस बनता है। तो बहरहाल मानसून की बारिश ने मुल्क की कई रियासतों में नौ तामीर और कुछ पुरानी सड़कों में हुई बदउनवानी की खलई खोल कर रख दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कई मुकामात से सड़कें और पुल टूटने की खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर टूटती हुई सड़कों की वजह से होने वाले हादसात की वीडियो भी देखने को मिल रही हैं। इन हादसात के लिए कांग्रेस मरकज़ की मोदी हुकूमत और मुताल्लिक़ा रियासतों की बीजेपी हुकूमत को लगातार निशाना बना रही है। आज फिर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ वीडियोस और ग्राफिक्स पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एक पोस्ट में गुजरात की टूटी हुई सड़क को दिखाया गया है, जहां पीएम मोदी योगा करने वाले अंदाज में खड़े हैं। उसके साथ तंज़ी अंदाज में कैप्शन दिया गया है, वाह मोदी जी वाह। साथ ही ग्राफिक्स पर लिखा है, मेरा विकास देखो। जिस किसी रियासत में बारिश होती है वहाँ तबाही ज़रूर आती है, और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र हो या दिल्ली हो, अगर बारिश का सिलसिला 2 या 4 दिन जारी रहता है तो वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में आपने देखा कि किस तरह बारिश ने तबाही मचाई। तो ऐसे में खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मोशी
पंपरी चिंचवाड़ में बारिश से इमारत गिरने के वाक़े के बाद इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लाने के लिए मलबा हटाने वाली भारी मशीनरी लगाई गई है। रेस्क्यू टीमें और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो अहलकार हैं मलबे तले दबे मुमकिन अफराद की तलाश में मसरूफ़ हैं, जबकि हुकाम इलाके को महफूज बनाने और मज़ीद ख़तरात से बचाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। दूसरी जानिब जारी इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मलबे तले फंसे अफराद के अहल खाना ने रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। मुतासरीन के रिश्तेदार सतीश गायकवाड़ ने रेस्क्यू मिशनरियों और अमले की दस्तयाबी पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वाक़े की संगीनी के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से मुनासिब और मौसर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जाए वक़ू पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुतालिका कंपनी के हुकाम की अदम मौजूदगी तशवीशनाक है, जबकि अहल खाना अपने प्यारों के बारे में मालूमात के इंतज़ार में बेचैनी का शिकार हैं। सिचुएशन पे इधर पूरे रात भर 1 या 2 मशीन चालू था, पूरा रात भर भी नहीं, 2:45 बजे पूरा बंद हो चुका था। इतने गंभीर सिचुएशन पे ये हालत है। और 700 डोंगर गोदलवाड़ी का 700 एकड़ का डोंगर उन्होंने 2 दिन में क्लियर करके दिया था। तो इधर क्या मशीन नहीं क्या? ये गंभीर सिचुएशन नहीं है क्या? इधर हमारे आदमी अंदर फंसे हुए हैं, जिंदा है कि नहीं ये भी पता नहीं है हमको। इधर अधिकारी लोग, ये कौन जिम्मेदारी है सारी चीज़ों के लिए? इधर पालिका के अधिकारी वो भी नहीं है, और ये जो एंटेनल कंपनी है इनके भी कोई भी आदमी यहाँ खड़ा नहीं है। वो इधर होना जरूरी है। उनका अप्रोच इतना फालतू है ना, बहुत फालतू अप्रोच है ना। किसी से हमसे आके बात कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले इनको बोला था इनके पति उधर है, उधर अभी तक उधर पहुंचे नहीं है। आज कल से बोल रहे हैं वेडनेसडे को ये सिचुएशन हुआ है, आज फ्राइडे। इतना धीरे धीरे काम होता है क्या पैनिक सिचुएशन पे? जब भी प्रशासन के अधिकारी आते हैं आपको क्या बताते हैं, क्या बात करते हैं वो आपसे? कुछ बात नहीं करते, आते हैं उनका आपको सिर्फ बाइट देते हैं। हमारे साथ कोई बात नहीं करता है, डायरेक्टली वो निकल के जाते हैं और बोलते हैं इसको नैसर्गिक आपत्ति है। नैसर्गिक आपत्ति है क्या? ये मानव निर्मित डोंगर रचा हुआ है, मानव निर्मित है ये। नैसर्गिक आपत्ति क्या होता है? जो कि निसर्ग ने भूकंप जो आता है, अर्थक्वेक आता है, उसको नैसर्गिक आपत्ति बोलते हैं, इसको नहीं। ये इन्होंने जो 20 फीट का डोंगर होना चाहिए, ये 60 फीट का डोंगर है। इसकी वजह से ये हालत हुआ है। ये किसकी जिम्मेदारी है? घटना को किस तरह से देखते हैं? आगे क्या मांग है आपकी? आगे का काम अभी हमको अभी क्या अभी जरूरत है? ये काम जल्दी काम होना जरूरी है हमको। आपका कौन फंसा हुआ है? मेरा सगा भाई है, क्या नाम है उनका? राहुल गायकवाड़ है, सनी माने है और नागेश गायकवाड़ है। ये तीनों मेरे भाई है। जनूबी मगरबी मानसून को लेकर कई शुमाली हिंद की रियासतों में बेचैनी की कैफियत पाई जाती है, हवा में खौफ और दहशत की कैफियत पाई जाती है। जनूबी मगरबी मानसून ने पूरे मुल्क को अपनी जद में ले लिया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज जुमे को मगरबी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। महकमे मौसमियात ने आज 13 रियासतों के लिए शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई और दिल्ली एनआरसी में बारिश ने पहले ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। महकमे मौसमियात ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। मगरबी बंगाल के पहाड़ी इलाकों, तमिलनाडु, कोंकण, केरला और त्रिपुरा में भी इंतहाई शदीद बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 15 जुलाई तक शदीद बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आखिर में एक बार फिर सुर्खियों पर नजर। राम मंदिर चंदा चोरी में वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से वाबस्ता अफराद और आरएसएस सरबराह से पूछताछ की जाए, कांग्रेस का मुतालिबा। बाबा बद्रीनाथ मंदिर में भी घोटाले का लगाया इल्जाम। जो राम मंदिर में शफाफियत नहीं ला पाए वो वक्फ बोर्ड में कैसे लाएंगे? उलमा का बीजेपी से सवाल। कहा औकाफी जायदादों को हड़प करने के लिए बनाया गया है नया कानून।
विकास धंस गया और बड़ा गड्ढा हो गया। आगरा में सड़क धंसने पर कांग्रेस का तंज, कहा बदतरीन करप्शन में मुलविस है बीजेपी। महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में बारिश की तबाहकारियां, 13 रियासतों में सैलाब का खतरा, रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को सियासत टीवी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।